us through his and her stories, various families and friends, streets, houses, trials, and what a city we live in, and to take us back in some ways to our roots. We will move over now, ma'am, with your permission, to felicitate our chief guest today. Before I ask the Registrar Sir to do the honors, I would want to let the entire gathering here know who is it that we have us here as our chief guest, and we are extremely honored to have you with us, sir. Dr. Satyakant Tripathi ji, who has an MA in Sanskrit, a PhD, an ex-curator, the head of the Department of National Museum, Government of Delhi, ex-security officer, National Museum, ex-consultant, academic, IGNCA, visiting faculty of the National Museum Institute, which is a deemed university under the Ministry of Culture. And he has been deputed to many countries by the government: Austria, Switzerland, Singapore, South Korea, the United States of America, to name a few, regarding exhibition and antique artifacts. He's acted on several dramas. More than a dozen talks on literature and culture were broadcasted by the All India Radio, Allahabad and Delhi. He's been a radio artist who's been doing drama and reciting self-composed poems. Throughout his career, he has fetched several awards and prizes. He has assisted more than 20 exhibitions, both national and international, regarding art and culture, and worked as a member of art acquisition committees of National Museum and the IGNCA. He has several books to his credit. I won't name all of them. Chitrabantham Ramayanam, Rukmini Mangalam, Mysteries of Love, Maratha Miniatures of the Rasa Manjari, Amulya Atita, Sarve Santu Niramaya, War paintings of irresistible Jat King Surajmal, Kavailiyam, Ashtak Pranam, which is the translation, Azad Kishoria Gatha. We are extremely honored and delighted to have you here with us. We now request our chief guest to address the gathering. माननीय कुलपति जी, सचिव जी, नितिन मलिक साहब, नोडल ऑफिसर सत्यदेव जी, डीन रुक्मिणी जी, सभा में बैठे मान्य लोग, हमारे बीच सौभाग्य से डिस्ट्रिक्ट जज लक्ष्मीकांत गौड़ जी भी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत उनका अभिनंदन, धन्यवाद। सौभाग्य का उनकी रुचि है। इस सभा में उपस्थित सभी जन और हमारे प्रिय अंतेवासी, मैं क्या कहूँ, कितना विशेषण कहूँ, आनंद वर्धन जी अपने समय के बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं। जो लोग जानते हैं इनका बचपन, इनका यौवन, वो बता सकते हैं कि जब
इन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता प्रारंभ की, तो बाकी वाद विवाद में भाग लेने वालों ने अपना नाम वापस कर लिया या रिटायरमेंट ले ली। ये हमारे बीच है, हमें अच्छा लगता है और हमारी संस्कृति रही है कि सर्वत्र विजयम इच्छे, सब जगह तो हम विजय की कामना करें। पुत्रात् शिष्यात् पराजय, पुत्र से और शिष्य से हमेशा पराजय की इच्छा करनी चाहिए और चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका पुत्र या उसकी आने वाली पीढ़ी उससे अधिक। ये हमारे विकास की परंपरा का एक द्योतक है। हमारी परंपरा है कि चरैवेति और वृद्धिरेच, वृद्धि जो हमारे पाणिनि का शायद पहला सूत्र है, वो वृद्धि शब्द से ही प्रारंभ होता है। वृद्धि का मतलब वहां मंगलाचरण नहीं है, वृद्धि ही शब्द मंगलाचरण है। जैसे हमारे भारवी और माघ जी अपने काव्य में मंगलाचरण नहीं करते हैं, श्री शब्द से उसका प्रारंभ कर देते हैं। श्री से बढ़कर के और मंगल क्या हो सकता है, जो सबका, जो हर तरह की शक्ति और सामर्थ्य का सूचक है। संस्था को बहुत बहुत अभिनंदन और मैं उनका आभारी हूँ, माननीय कुलपति, डीन जी और रजिस्ट्रार जी का, जो उन्होंने यहाँ हमें बुला करके दो शब्द कहने का अवसर दिया। जहाँ तक क्रांतिकारियों की बात है, हमारे आनंदवर्धन जी ने उस पर एक सरसरी निगाह से बहुत ही अच्छा इनका विशेषज्ञता भी है और उस पर कुछ प्रकाश डाला। मेरा बड़ा बचपन से ही इसमें अनुराग रहा है, बड़ी रुचि रही है। मैं बचपन से प्रयाग से जुड़ा रहा हूँ और प्रयाग से जुड़ा होने के कारण वहाँ वीरगति को प्राप्त एक महावीर, परमवीर, यशस्वी, महामनस्वी, अमर शहीद आजाद चंद्रशेखर आजाद जी की वो भूमि रही। वो वहाँ पर प्रायः आते थे और अंत में बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार होकर के वहाँ वीरगति को प्राप्त हुए। शायद वैसा षड्यंत्र और वैसी दुर्भावनापूर्ण घेराबंदी अभिमन्यु की भी नहीं हुई होगी। वहाँ तो केवल 7 लोग थे। मैं अंत से आपको थोड़ा आगे की तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे रोमांच हो जाता है कि जब अंग्रेज सरकार ऊब चुकी थी, हार चुकी थी, कौन सा व्यक्ति था? वो मर्यादा पुरुष था, वह सच्चरित्र था, वह ओजस्वी था, वो तेजस्वी था। उससे अच्छे अच्छे विद्वान उसकी दल में, उसकी सेना में, उसके आगे नतमस्तक होते। वह व्यक्ति लाहौर से महाराष्ट्र तक, गुजरात से बंगाल, आज का बंगाल नहीं, वो बंगाल, जो अंतिम दिन वो अपने सुखदेव राज जो उनके साथ था, उससे पहला ही सेंटेंस मिलते हुए कहते, तुम कभी बर्मा गए हो? ये बात हो रही थी कि कुछ लोग वहां जाए, कुछ लोग यहाँ जाए। बात हो, उस व्यक्ति को इतने बड़े षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा कि उसके अपने ही साथी खरीद लिए गए। जैसे आपने गैंगस्टर को देखा होगा कि ठीक है, तुम अपने ऊपर अगर कत्ल का इल्जाम ले लो तो हम तुम्हारी 2 पीढ़ी का वहन हम उठाएंगे। और आप सोच नहीं सकते कि 1900 कब से बताऊं मैं, 25 काकोरी के बाद से वो षड्यंत्रकारी वीरभद्र तिवारी, उन्हीं का रिश्तेदार, कुछ कारणवश अनमन होने के बाद वो मुखबिर बनता है और उसे तथाकथित 200 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। उस समय का 200 रुपया आप सोच नहीं सकते हैं। वो 30 की बात तो मैं नहीं जानता, 50 में हमारे बाबा शायद 40 रुपए पाते थे और रेजिडेंस हुआ था, सब कुछ व्यवस्था थी, तो खाने की बच भी था। तो 200 रुपए की बात है जब 18 रुपए का सोना हुआ करता है। आज उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। पता नहीं कितने रुपए प्रति माह की इनकम है, मैं नहीं जानता इसका कितना
व्यवसाय है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग, जहां तक अब मुझे कहने पर मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, मुझे यशपाल की भूमिका संदिग्ध मालूम पड़ती है, जिन्हें बहुत सम्मान हुआ, बहुत मिला, लेकिन वो उस प्रसिद्ध भवन में आते जाते रहे, जो कि आजकल बहुत लोग उससे नफरत करने लगे हैं। नाम तो भले ही उसका ठीक है, हमारे 2 प्रधानमंत्रियों से जुड़ा रहा, नाम लेने से भी अगर मैं ये कहूँ, अपने को बचाना चाहूँ, तो आप ये मत कहिए। हमारे हर्ष जी जो नैषधीय चरित्र के लेखक हैं, वो कहते हैं कथापि खलु पापः, नाम लेने से भी उस भवन का अगर पाप लगे तो उसमें कोई दो राय नहीं। अरे ऐसे षड्यंत्र किया जाता है किसी वीर को, क्योंकि सब जान चुके थे कि उसका अंत आसानी से सीधे मार्ग से संभव नहीं। कम से कम अगर 500 भी मान लिया जाए, कहा जाता है 700 लोग खरीद लिए गए, 700 लोगों की देश से तरह तरह से नियुक्ति की गई। पता नहीं किस लैंड, स्कॉटलैंड कहाँ से, चंद्रशेखर आजाद की तरह से जो शूटर हो वो उसका सामना करे। वो नॉट बावर वहां पर पुलिस अधीक्षक के रूप में वहां लाया गया। और इतना ही नहीं, वीरभद्र तिवारी को फैजाबाद जेल से इसलिए छुड़ाया गया कि तुम तब तक सुख से रहोगे जब तक तुम आजाद का पता हुलिया नहीं ठीक से बता देते। अब आप सोच लीजिए, उधर यशपाल को मैं इसलिए कहता हूं कि मैं एक लाइन में, 3 लाइन में आपको कह दूंगा। जब भगवती चरण जी बम का टेस्ट कर रहे थे, उस बम, यशपाल बम के स्पेशलिस्ट थे, लेकिन बम की पिन ढीली थी। वहां पर जो टेस्ट करने के लिए साथियों ने कहा कि आप इसे मत करिए, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आजाद जी बहुत मानते थे, इतना मानते थे कि उन्हें 2 भा अक्षर और 1 बड़ा भा बहुत प्रिय था। भगवती चरण, भगत सिंह और भारत। वो कहते थे जब ये दोनों से बिछड़े हैं तो कहते भगवती भाई और भगत सिंह के छिन जाने से मैं परकटे पंक्षी की बात हो गया। ऐसे व्यक्ति को लोग कहते थे। तो आप मत हाथ लगाइए, हम देखते हैं। लेकिन उस समय बम फट गया। खैर, फिर एक समय ऐसा आता है कि घर में 1 बम 2 बम फट जाते हैं। आजाद जी, लोग धीरे धीरे हट रहे थे। आजाद आदेश देते हैं, बहुत दोस्ताना माहौल रहता था आपस में दल में, लेकिन कभी कभी हार्श होना पड़ता। ये डायलॉग रिकॉर्डेड है। उन्होंने अंत में कहा, मैं दल के नेता के नाते तुम सबको आदेश देता हूं, तत्काल यहां से बाहर हो जाओ। और यशपाल, कोई भी चीज यहाँ ऐसी न बचे जिससे कि हमने दिक्कत। वहां बचा क्या? यशपाल बहुत प्रतिभाशाली थे, विद्वान थे, लेखक थे। उन्हें संभवतः एक कुंठा थी कि हमें वो इज्जत नहीं मिलती जो आजाद को मिलती है। और कैसे मिलेगी? आजाद में इतना गुण थे, इतना गुण थे कि आप सोच नहीं सकते। उनका प्रकाशपति का लव लेटर छूट गया। 2 ऐसी पुस्तकें जो कि क्रिमिनोलॉजी पर थी, जिस पर मजिस्ट्रेट अंत में बहस करते हुए कहते थे कि पहले तो पुलिस अध्ययन करती थी इस तरह की पुस्तकों का कि क्रांतिकारी इस तरह के लोग क्या करते हैं। आश्चर्य है, क्रांतिकारी भी इस तरह की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उस पुस्तक कैसे इशू हुई, इस तरह से करके इन लोगों का सिर दर्द। और अंत में मैं उनकी संदिग्ध भूमिका, ठीक है लेखक थे, और कितने लोग आज़ादी के बाद सम्मानित हुए, जो मैं नहीं कहता हूँ किनको उचित सम्मान मिला और किसको नहीं मिला, लेकिन जो नहीं मिला उनकी चर्चा हम आज करते हैं। वहाँ पर जब आजाद जी अंतिम दिन नाश्ता नहीं किया, साथ ही नाश्ता बना रहा था, कहा नहीं बहुत बहुत जरूरी है, किसी से मिलना है मुझे, आकर के नाश्ता करो। और जब लौट करके यशपाल आते हैं 11 बजे के आसपास, तो उससे कहते हैं, चाहे व्यंग मान लीजिए
इसका इंतजार कर रहे हो। अरे वो तो शहीद हो गए एल्फ्रेड पार्क में। इस तरह से कमेंट करना, और उन्हीं के सामने आजाद जब नेहरू से बातें होती हैं, नेहरू से बात क्या हो रही थी कि इरविन से जो समझौता चल रहा है उसमें हमारी क्या जगह होगी, हम जैसे क्रांतिकारियों को। तो नेहरू जी का वे ढुलमुल नीति, उन्होंने कहा कि सब कानून से होगा, सब नियम से होगा, और नियम से तो हम सरकार की दृष्टि में तो हम आतंकवादी हैं। हम देश के लिए कर रहे हैं, आप देश के लिए कर रहे हैं तो उसका कुछ नहीं, हम देश के लिए कर रहे हैं उसकी नहीं, उसको देखा जाएगा, आपको मुझे मालूम है। आकर के उन्होंने अपने संगठन में यशपाल के सामने ही कहा था, मुझसे बहुत सारी चीजें इस पुस्तक से हटाने के लिए भी कही गई थी, लेकिन मैंने कहा ये मेरा अपना शब्द नहीं है, आप रिसर्च करेंगे तो ओरिजिनल डायलॉग्स हैं, उसे मैं कैसे हटा सकता हूँ। उन्होंने कहा साला मुझे फासिस्ट कहना है, भला हो इस देश का। 18 साल वाले कि हमारे माननीय नेहरू जी ने कुछ वार्ता नहीं की थी उनसे, तो आजाद जैसे अशरीफुल व्यक्ति पता नहीं क्या होता है। वो बातें चली और उसके बाद आप जानते ही हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। वीरभद्र टहलते हुए दिखे, आपने बहुत सारी फिल्में भी बनी, सब में आजाद उनको पहचानते हैं। सुखदेव ने ठीक से देखा नहीं था, लेकिन वो आसपास का एरिया आप जानते हैं, जो लोग कभी प्रयाग गए होंगे, विजयानगरम हॉल के सामने का दृश्य, मेयो हॉल तक, और पूरे आजाद पार्क का, आजाद पार्क छोटा नहीं है, ये लगभग 4 चक्कर लगा जाते हैं, 126 एकड़ कम से कम, इतना बड़ा पार्क। तो वहां पर वो घेर करके, जब घेरे कैसे जाते हैं, पहले एक व्यक्ति संदिग्ध दातून करता हुआ है, उसे डांट करके भगाया गया, वो कंफर्म किया। वीरभद्र जी जो जेल से इसीलिए लाए गए थे कि तुम्हें कंफर्म करना है, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई चित्र नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसने बड़े उत्साह में, मैं आगे पीछे करता हूँ इसलिए कि आपको तार बनता रहे, तो उनका एकमात्र प्रसिद्ध चित्र उनके मित्र रुद्र नारायण जी ने खींचा था। वो नहा करके उठे और जब से ही उन्होंने लुंगी बांधी, अपने मूंछ पर हाथ फेर रहे थे। जाहिर है आप लोगों ने जिसने भी बड़ी मूंछ रखी होगी, नहाने के बाद मूंछ थोड़ी सी इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाती है और उसे कुछ ठीक करना पड़ता, पानी पोछना पड़ता है। तो वही कर रहे थे। उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छी लग रहे हो, एक फोटो ली। उत्साह में फोटो तो ले ली। फिर जब होश आया और आजाद के जैसे शायद कर्ण के शरीर से उनका कवच चिपका रहता होगा, आजाद नहाते उठते बैठते, वो उनका अस्त्र उनके आसपास होता था। मैं तो ये कहता हूँ, अगर वो साधारण मनुष्य के रूप में राम के बाद है, तो भगवान जो गीता में कहते हैं, रामः शस्त्र भृतामहम्, शस्त्रधारियों में मैं राम। आजाद ऐसे शस्त्रधारी थे। उन्हें मालूम था कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, और जिस राष्ट्र की रक्षा शस्त्र करते हैं उसमें शास्त्र चिंता आराम से होती है। हम यहाँ बैठ करके जो चर्चा कर रहे हैं, शायद अवकाश का समय है, हमारे लिए किसी को छुट्टी नहीं मिल रही है सीमा पर। हमें मालूम है कितने नौजवान हैं, कितने प्रौढ़ हैं, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। शायद इसलिए कि हम शांति से रह सकें, शायद हम इसलिए कि यह दिन देख सकें उन लोगों ने अपना बलिदान किया। ऐसे लोग आप जानते हैं, एक अंग्रेज ने तो यहाँ तक कह दिया, इस आदमी को कौन मार सकता है, कौन पकड़वा सकता है, ये तो लड़कियों के हॉस्टल में भी रह सकता है। आपको हंसी आएगी, कुछ लोग सामान्य सोच के लोग हंसेंगे, लेकिन कोई भी लड़की अपने हॉस्टल में आजाद को रखने में गर्व का होगा, क्योंकि उनका एक नाम भैया था जी। उनके जैसा भाई स्वीकारने में उसे हर्ष होता था। इसे कौन पकड़ सकता, कौन पहचानेगा? घर घर में तो इसका
डेरा है, आप पूछेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा जब तक साम दाम दंड भेद। मैं तो कहता हूं कि वीरता की, षड्यंत्र की सारी मर्यादाओं ने सीमा नहीं लांघनी। आप उसके तह में जाएंगे तब आपको लगेगा कि तब जाकर के ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि लोग उनसे पूछते थे, आप तो पुलिस थाने से सामने से घूमते रहते हैं, आप तो ऐसे घूमते रहते हैं, तो धीरे से वो कुर्ते में या उनके जैकेट में जो रखी रहती थी छोटी सी, उसका हाथ उसमें लगा देते थे। कहते थे पुलिस को मालूम है 4, 6, 10, 20 नहीं आएंगे, मुझे पूरी फौज आएगी तब, और उसकी कोई मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि सबको मालूम था। हाँ, कुछ बातें उनके बारे में लोगों को नहीं मालूम थी। वो बहुत निशानेबाज थे, बहुत अच्छे निशानेबाज थे। उनके अंत क्या हुआ उसको मैं एक सेंटेंस में आपको ये बताता हूँ। जिस समय नॉट बावर करता है, आप कर्नलगंज थाने में वहाँ के, अगर आप नॉट बावर की रिपोर्ट देखेंगे या प्रेस रिपोर्ट, तो उस समय का मुझे आपको पता लग जाएगा कि वो जब गाड़ी से उतरता है, उतरते ही उसके हाथ में पहले से रिवॉल्वर। वो कहता है कि जब मैं गाड़ी से पैर नीचे उतारता हूँ, तुरंत मोटे आदमी का हाथ उसकी कमर पे चढ़ा जाता है, और जैसे ही मैंने कहा हुआ यू एंड व्हाट आर डूइंग, गोली चल जाती है मेरे हाथ में। पहले से दोनों की गोलियां चली, बस दुर्भाग्य वो भी शूटर था, बहुत बड़ा शूटर था, इसीलिए लाया गया था। उसकी गोली सबसे मजबूत शरीर की हड्डी को तोड़ डाली, जो फीमर होती है, आप लोग जानते होंगे, जांघ की हड्डी। उन्होंने कहा कि अब तो दिक्कत है जाने में, साथी को हटाया वहाँ से, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ते रहे। दायां हाथ टूटा, दाएं हाथ पर भी गोली लगी। लोगों ने समझा कि अब तो इसकी शेख ही गई। जो कहता था कि जीते जी इन हाथों में हथकड़ियां नहीं पड़ेंगी, भगत सिंह से कहते थे, और तुम ये भूल जाओ, शिव वर्मा से कहते थे कि जब तक ये मेरी संगिनी मेरे हाथ में है, कोई नजदीक नहीं आएगा मेरे। जीवन पर्यंत मुझे, आप सोचते हैं उसने सोचा कि अब तो हो गया, विश्वेश्वर सिंह डिप्टी एसपी, तब तक करीब 70 आदमियों की बटालियन आकर के चारों तरफ। आप कभी वहाँ की संरचना देखने जाएंगे तो वहाँ नाला, सूखे समय में वो नाला, उसी को पुलिस ने पूरा अपना वो कर लिया था। और उसने गाली देकर कहा, गाली जो दी जाती होगी आप कल्पना कर लीजिए, लोगों ने कहा मारो इस कुत्ते को। इतना कहते ही उसकी तरफ देखा ही नहीं, ऐसे हाथ घुमा दिया अपना और उसका जबड़ा। इस पर मैंने रिसर्च किया, मैंने कहा ये अतिशयोक्ति है। तो वो मिनिस्ट्री में बहुत सीनियर अधिकारी IPS है हमारे, मैंने उनसे इस दौरान कोरोना के समय मैंने काफ़ी जांच पड़ताल की थी। मैंने कहा ये अतिशयोक्ति नहीं है? तो कहते हैं नहीं अंकल, मैंने अपनी आँख से देखा है, शब्द भेदी गोलियाँ चलाते हैं, हम लोग ऐसे नहीं परेशान रहते, ये सत्य है। इस पर आजाद था। तो उसने कहा जय, उसका हाथ टूटा हुआ है और उसी के मुंह से निकलता है वंडरफुल शॉट। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये हम लोग तो 10-20 गाली और दे देंगे उस पर, उसके मुंह से इतनी प्रशंसा निकली। ऐसे वो जैसे थे वो निशानेबाज, वो तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अभी भी हमारे गुरुजन कहते हैं कि चवन्नी उछाल कर उस पर निशाना लगा, आम पर चोट न लगे, उसके डंठल पर चोट लगे, उस पर निशानेबाजी कर। और सबसे बढ़िया तो जो वो मोटर मैकेनिक थे, झांसी में एक मोटर मैकेनिक कंपनी में वो असिस्टेंट मैकेनिक के रूप में थे, तो उनके सीनियर ने कहा एक गाड़ी बनने को आई थी राजा खलक सिंह जूदेव, जो झांसी के आसपास के महाराज हुआ करते। उस समय बहुत सारे राजा लोग हुआ, बहुत सारी गाड़ियां थी, और एक बहुत प्रिय गाड़ी लेने के लिए आए हुए थे। आए और ठीक है, तो उसने कहा राजा साहब को कहीं रास्ते में दिक्कत न हो, उसमें कहीं कोई खिचखिच जाए, सर्विस के बाद थोड़ा सा आदमी को दिखता है। रास्ते में उन्हें लघु शंका लगी, जैसे ही अभी 1 मिनट, और जैसे उधर गए और उधर
ने फंड उठाया और पूरे से ये पता देखते से बैठे हुए वो तो वहाँ पर मोटर मैकेनिक लौट कर और तो आप मैकेनिक गाड़ी आराम से अब तुम्हें बताना पड़ेगा। उन्होंने सब बताया कि मैं बहुत फरारी हालत में हूँ और इस तरह से मुझे बहुत क्या क्या कष्ट होता है तुम्हें बताओ। मुझे पिस्तौल चाहिए, मुझे कारतूस चाहिए, मुझे निशाना लगाने के लिए सीखने के लिए जगह नहीं मिलती है। वो तो तुम्हारा निशाना मैंने देख लिया, तो अब मेरा पूरा राज्य तुम चाहे जहाँ रहो। ये उन्होंने सुविधा प्रदान की और बाद में तो एक माउजर 2 उन्होंने खरीदी। राजा थे, उन्हें दिक्कत नहीं थी। 2 माउजर मंगाई, एक उनके लिए और उसी बहाने कारतूस उन्हें मिल। इस तरह से उनके निशानेबाजी की थी। लोग मजाक करते थे, मजाक नहीं करना चाहिए भैया, उस पर मारे जाए गोली, चलते चलते बस मार देते थे उस पर। जैसे हुआ नहीं। मैंने तो हमारे ताऊ जी का शिष्य, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सो कॉल्ड गोरखपुर बस्ती नरेश वीरेंद्र शाही, क्यों घबराती थी पुलिस से। एक बार मैं बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। पुलिस की निशानेबाजी चल रही थी, तो वो देख रहा था, लोगों का इंटरेस्ट भी होता था, उसे हंसी आ गई। तो पुलिस ऑफिसर ने कहा जैसे पकड़ो लड़के को, हंसा क्यों? पूछा गया क्या भाई तुम्हें क्या इसमें हंसी आ रही है? तो उसने कहा ऐसे थोड़ी निशाना लगाया जाता है, इतनी देर में तो कैसे लगाया जाता है, इसको हाथ में हथियार दो। तो वो पिस्तौल लेकर के भागा। लोगों ने सोचा भागा, 4 कदम भागा और पलट के मारा। जहाँ लोग आंख बंद करके निशाना लगा, फिर भागा। अन्य है ऐसे भी, ऐसे जिन्होंने जो पराक्रम, और वो हर मार्शल आर्ट में कोई नजदीक नहीं आता। उनके मित्रों ने बताया है, लिखा है कि अगर उनके बगल में कोई 6 फीट का आदमी अगर उनके शरीर के नजदीक आ जाए तो उनका धोबी पार्ट बहुत सीखेगा। सारी मार्शल आर्ट एक वो उसे पता भी नहीं लगेगा कब वो चित्त सामने गिरेगा। इसलिए लोग घबराते हैं। शक्ति में अपार हमारे आजाद शक्ति पुंज थे, उनके आजाद के गामा हुआ करते, नित्य शक्ति परीक्षण करते, नित्य कसरत कराते थे, तो लोग परेशान हो जाते थे। उनके दल के लोग इसीलिए परेशान रहते थे कुछ कि अभी कब वो कहेंगे कि चलो व्यायाम करो। कैसे समय निकलता है, 1 सेकंड का भी तो समय नहीं होता था, 1 मिनट का भी। कब तुरंत हमें हटना पड़ेगा, कब तुम्हें वहां से चला जाना पड़ेगा, कब पुलिस पीछे पड़ जाएगी, ये बहुत ही विचित्र वो समय था। मैं क्या, पूरे देश को मैंने तो कई बार अभी सौभाग्य मिला, पिछले वर्ष भी मंत्री जी ने इनके ऊपर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, तो उनको मैं यहीं से नमन करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में शौर्य गाथा में अगर कोई उठ करके पेश करेगा तो शायद तन करके निकलेगा। ऐसे उस वीर के बारे में जो लिखा गया है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। किसी मंत्री ने यह भी कहा कि काकोरी जानी चाहिए। खैर, मैं धन्य तब हुआ जब अभी 23 जुलाई को वहाँ पर प्रयाग में उसी स्थल पर जहाँ पर कि उनकी मृत्यु हुई थी, वहाँ के कमिटी ने जगह दे दी और 12 अच्छी प्रदर्शनी चली। सुबह से 6 बजे शाम देखते थे और प्रशंसा करते थे। मैंने तो यहाँ तक कहा एक दिन ऐसा आएगा, इस प्रयाग को अगर सारस्वत कार्य या विद्या अध्यात्म के क्षेत्र में अगर भारद्वाज के नाम से, महर्षि भारद्वाज के नाम से जाना जाएगा, तो वीरता और वीरगति में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद याद किए जाएंगे। ऐसे हमारे आजाद, उनका पराक्रम, लेकिन कष्ट रहा। उनके मृत्यु के बाद, आजादी के समय, उसके बाद उनकी माँ को वो सम्मान नहीं मिल पाया। बेचारी कैसे उन्होंने जीवन बिताए। फिर भी आपने बनारसी दास चतुर्वेदी जी का नाम सुना होगा, बहुत हंसी मजाक करती थी उनकी माँ। एक बार तो गलती से उन्हें बताया नहीं, कुछ नहीं होता, सुरती खिला दिया उनको, चतुर्वेदी जी को, और वो फनफना रहे थे उधर उधर सुरती खानी।
उन्होंने कहा खाने की चीज है ये। अरे लोग मुंह में रखे रहते हो, वो खा गए। उसके बाद जो बेचैनी उनको हुई तो वो हंस रही थी। वो चतुर्वेदी जी उनकी मृत्यु के बाद कहा कि हम सबके ऊपर आजाद का ऋण है, और मेरे ऊपर ऋण ये था कि मैं बचपन से मैंने इलाहाबाद संग्रहालय में मेरे पितृव्य थे, निदेशक थे, उनके साथ मैं पला बढ़ा हुआ। और आजाद की पिस्तौल जब इंग्लैंड से आती है मैं उस पर निगाह रखे हुए था। उस समय 1975 से लेकर के निरंतर, और मुझे कष्ट इस बात का है कि उससे पहले मुस्तफ़ी साहब कमिश्नर, आपको रोमांच होगा और हैरत होगी कि जब चंद्रभान गुप्ता चीफ मिनिस्टर से बनारस में लोगों ने, क्रांतिकारियों ने मिलकर के कहा कि वो जो पिस्तौल आ रही है इलाहाबाद में रखी जानी चाहिए, क्योंकि वो उनका कर्मभूमि और अंतिम पराक्रम का क्षेत्र रहा। तो कमिश्नर साहब कहते हैं इलाहाबाद संग्रहालय सेफ नहीं है। अरे हु आर यू सेफ? मैं तो अगर मुख्यमंत्री या कुछ भी होता ये आपको सोचना चाहिए, आप फोर्स लगा दीजिए। खैर बाद में समय बदला, हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री हुए, निदेशक काला साहब डिप्टी मेरे दिव्य थे। बदली बात, बहुगुणा जी ने लेटर लिखा गया, 25 दिन के अंदर जवाब दिया कि लखनऊ से ये पिस्तौल वहां लाई जाएगी। और हम लोग बचपन में, जैसे आप जैसे मित्र जब आते थे हमारे साथी, तो कहते थे एक बार दर्शन करा दो। वो पिस्तौल जो है वीरों का, युवकों का तीर्थ बन चुकी, जब तक डिस्प्ले नहीं सिरदर्द बनी हुई थी। उसकी बात मैंने इतनी बार देखा कि हमारे आचार्य ने कहा तुम्हारे ऊपर ऋण है, तुमने आजाद के बाद शायद सबसे ज्यादा उनकी पिस्तौल को छुआ है, इसका ऋण तुम उसके ऊपर अपना कुछ संस्मरण लिखो। उसका ये परिणाम अंत में मुझे करना पड़ा, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष और राय साहब और सच्चिदानंद जोशी जी सदस्य सचिव जी ने ऐसा अवसर दिया वहां पर इसे प्रकाशित होने का, जो अभी मार्केट में आई है। मुश्किल से 1 महीने भी नहीं हुए, जो कि बहुत सारे ऐसे स्थलों को प्रकाशित करती है कि उसका नाम आजाद पार्क कैसे हुआ। उस स्थल का जो कि कंपनी बाग हुआ करता था, कंपनी लोग जानते ही हैं, कंपनी सरकार होती। उसके बाद जब प्रिंस अल्फ्रेड आते हैं तो उनके अभिनंदन में अपीजिंग पॉलिसी में उसका नाम अल्फ्रेड पार्क कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन के बाद अब हम वो सरकार जो लंबी चली इस देश में, एक अपीजिंग पॉलिसी के तहत मोतीलाल नेहरू पार्क उसका नाम रख दिया जाता। अरे मोतीलाल नेहरू जी तो कभी झांकने भी नहीं गए उस पार्क में, उनका तो खुद ही घर इतना बड़ा पार्क है कि वहाँ वो अगर चक्कर लगाते रहे दिन भर तो शायद थक जाएगा कोई भी। तो अंत में मैं उससे भी जुड़ा रहा कि हमारे पितृव्य डॉक्टर ऋषिराज त्रिपाठी, हमारे गुरु डॉक्टर गयाचरण त्रिपाठी, वहाँ के निदेशक डॉक्टर सतीश चंद्र काला और विश्व प्रसिद्ध कवियत्री माननीय महादेवी वर्मा जी, ये सब मिल करके मीटिंग करती थी। और जब वर्मा जी लगती हैं और आधा प्रयाग के गणमान्य नागरिक सब सारे मिल करके इसका नाम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, और उसके हर द्वार पर आप लिखा देखेंगे, आपको गर्व होगा। तो उसकी प्रतिमा भी अभी प्रदर्शनी में एक युवक ने विजिटर बुक में लिखा, तब मुझे जानकारी, तो सामान्य ज्ञान इतना तेज नहीं है, उसने कहा लखनऊ में 151 फीट ऊंची आजाद की प्रतिमा बनने जा रही है, वो हम लोग उसमें यथाशक्ति योगदान करें। तब मुझे पता लगा ठीक है कुछ होगी, क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं बन रही हैं, नहीं तो सबसे उपयुक्त स्थल तो वह है जहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए, या वह है जो उनकी समाधि उसी शहर में रसूलाबाद घाट। मैं तो चाहता हूँ चंद्रशेखर आजाद घाट हो जाएगा किसी दिन, जिस पर वो स्तंभ है। तो ऐसे उन आजाद जी को हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि कितना समय है, कितना उनके ऊपर तो जितना कहा जाए कम है।
उनकी माँ के बारे में कहें, कि उनका 15 बेतों के बारे में कहें जिसमें उनकी सजा हुई 15 बेतों की, आप जैसा मजिस्ट्रेट डांटता है, कहता है कि हाथ भर का लड़का तो चला है ये आंदोलन कर, तो उन्होंने आंख मिलाते हुए उसको दंड दिया, जबकि इतने कम उम्र में सजा नहीं होती थी। तब उन्होंने कहा इससे ले जाओ, बांध के मारो, इसे पता लगना चाहिए कि क्या बात कर रहा है ये। तो वो 15 बेत जिसका इक्विवेलेंट यशपाल जी उनके मित्र कहते हैं, वो 6 महीने की सश्रम कारागास के बराबर होती। वो बेत, वो जल्लाद घुमा घुमा करके भरपूर ताकत से मारता था। कहते हैं एक ही बेत में मांस उभड़ आता है, फिर भी उसकी आंखें वही भारत माता की जय, वही वंदे मातरम। वहां से निकलते ही आजाद हीरो बन जाते हैं। और शिव विनायक मिश्र और बहुत सारे लोग, ये पक्षी शचींद्रनाथ और राम प्रसाद बिस्मिल, ये कहते हैं ये तो विचित्र, हमें तो एक आने वाला हीरो दिख रहा है, हमारा एक कर्णधार दिख रहा है। ज्ञानवापी के आजकल ये बहुत चर्चित है, उसी के आसपास चौराहे पर उनका अभिनंदन हुआ, छोटे पड़ रहे थे, मेज पर बैठा दिया गया, इतनी मालाएं हुई। उसके बाद रातों रात सारे क्रांतिकारियों ने उनको किया। बाद में धीरे धीरे उनकी प्रतिभा निखरी और पता चली। विष्णु साहब उन्हें, जिसे मैं कहता हूँ लूट नहीं, धर्म युद्ध के लिए धर्म संग्रह, किसी भी ताकतवर संस्था, व्यक्ति और राष्ट्र से लड़ने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है। और वो कहाँ से आए? वो किसी स्त्री के सुहाग का चिन्ह नहीं लेते। अगर ये पता चल जाए कि बेटी की शादी के लिए इकट्ठा करूँगा तो तुरंत उसे वापस कर देंगे। अगर किसी के पास लगता है कि इसके पास धन है, आप सोच नहीं सकते कि यही दिल्ली में गडोदिया मार्केट, आप लोगों ने देखा होगा, फतेहपुरी मस्जिद के पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे सूखे मेवे और ये होते हैं। अंदर बड़ोदिया स्टोर में 20,000 रुपए की डेली का बिजनेस उस जमाने में होता है, जिसको आकर्षित किया। और इनके सारे साथी जब बार बार जाते थे, जो लौट आते थे, लेकिन जब ये गए तो इनके हाथ में जो खजांची का थैला आया 12,000 रुपए वो समय। और 12,000 कैसे काम चलता था? पूरे देश भर के बंगाल से बुलाए जाते थे, और कभी कभी तो पैसा कम पड़ जाता था तो फणींद्रनाथ घोष, जो कि बाद में वो फिर हो गए थे, आपसी मीटिंग चल रही थी, पंजाब से कोई, बंगाल से कोई, गुजरात से कोई, महाराष्ट्र से कोई आते थे जब, तो थोड़ा पैसा कम पड़ गया तो जानते थे जिससे मजाक कर सकते हैं, फणींद्रनाथ घोष का लौटने का टिकट ही बेच दिया किसी ने। बाद में तो खैर वो मुखबिर हो जाता है, लेकिन ऐसा जुनून था जो कि हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे। उनकी लाइन आपको याद होगी कि अंत में वो कहते हैं, अब न अहले वलवले हैं, अब न अरमानों की भीड़, कुछ नहीं रह गया है सोचने को, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में। ऐसा बिस्मिल का कोई में शामिल था उस समय। कम से कम 10 ही लोगों में कम से कम 5-6 माउजर होती थी, बहुत, जिसे बट लग जाने के बाद 1 किलोमीटर तक की मार करती थी। ऐसे लोगों के हाथ में, आजाद, मनमथ, बिस्मिल, अशफाक, इन सब के हाथों में। वो बड़ी विचित्र घटना थी। उसमें एक व्यक्ति को, जो बार बार में हमारी भाषा में कहते हैं, चिलक रहा था, ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ट्रेन कैसे लूट लोगे। घोषणा हुई कि सारे पैसेंजर सुरक्षित हैं, आप लोग को कोई चिंता नहीं, अब सरकारी खजाना लूट रहे। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हो रहा था, उसे मारना पड़ा शांत करने के लिए। आज़ाद को वो अंतिम दिन पर जब अकेले में बैठते थे तो कहते जो बेचारा अहमद जो है व्यर्थ में मारा, इतनी हमदर्दी। और आजकल जो हमारे भाईचारे में विघ्न आ रहा है, उनसे पूछिए, जो कि अशफाक उल्लाह खां, जब उनके लिए मुकदमा लड़ना था, 400 रुपए की जरूरत थी, तो किसी के पास
इकट्ठा करने के लिए। तो वो जब देने के लिए 400 रुपये इकट्ठे करके पहुंचे उसके पास, तो उसने कहा आपका नाम? तो कहते हैं कि मैंने 2 दिन से बीड़ी नहीं पी है, आपको माचिस होगी क्या? तो पंडित जी का नशा, जैसे वो उधर करता है, हाँ हाँ माचिस, जैसे माचिस लेके आता है आजाद जी गए। अशफाक साहब कहते हैं अरे उनके ऊपर बहुत सारा इनाम है, वो आजाद जी थे, वो रुपया कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके लेके आए। वो हम इस कौमी के लिए उनका नाम लेते हैं। वो हमारा भारत वो भारत नहीं जिसके लिए आज का भारत नहीं है, जिसमें हमारे अंदर मनमुटाव है। कहाँ खो गया है हमें तो वो चाहिए ना, जो जहाँ कभी हम अफगानिस्तान से लेके कर्नाटक और कहाँ से लेके कहाँ तक घोड़े से शासन करते थे, आज में सैटेलाइट से दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? आप जानते हैं, लोभ और भय। लोभ और भय ऐसी चीज है, उसे माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत है। किस किस चीज का लोभ? यश का लोभ, धन का लोभ, क्या कहें, और भय किस चीज का? हर चीज को आप माइक्रोस्कोप से देखिए, तभी आपको पता चलेगा। तभी ये लोग खरीदे जाते थे, तभी ये लोग होते थे। और वो और जो लोग, मैं 2 सेंटेंस के बाद उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन करता हूँ कि जो लोग आज भी हैं, ऐसे लोग ऐसे नहीं, जो लोग साम दाम दंड भेद, जिनके ऊपर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, वो समाज में एक गरिष्ठ पदार्थ की तरह से होते हैं। आप जानते हैं गरिष्ठ पदार्थ अगर आपके शरीर के अंदर चला जाए तो आप बेचैन रहते हैं, दिन भर रात भर नींद नहीं आती है। तो ऐसे वो गरिष्ठ पदार्थ थे। ऐसे हमारे क्रांतिकारी की पूरा प्रशासन, पूरा राज्य, जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था कहते हैं, वो परेशान था। और ऐसे लोगों को मारने के लिए जब तक सारी मर्यादाएं तोड़ नहीं दी जाती, जब तक उन्हें आसानी से उन पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। उन्हें हम आज ऐसे सारे क्रांतिकारियों को, जो कि चाहे वो बिस्मिल रहे हों, बिस्मिल की याद आई, बिस्मिल की फांसी के समय शिव वर्मा और कुछ लोग मिलने गए, उन्होंने कहा माँ को मत बताना कि फांसी। वो जाते हैं वहां मिलने के लिए, माँ पहले से पहुंची। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी? तो जब माँ दिखी तो मेरे तो आंख में वैसे ही आंसू आ जाते। मैंने तो बचपन से माँ देखी ही नहीं, 4 साल के बाद तो बिस्मिल की आंख में आंसू आ गए। तो माँ ने कहा कि बस हो गई बहादुरी, इसी दिन के लिए मैंने पैदा किया था। शिव वर्मा हतप्रभ, सभी लोग कहा तो उनको रोकना चाहते थे, कह रहे हैं बस इसी के लिए, यही सारी वीरता, इसी आंसू, ये महावीर हो तुम अपने को कहलाने वाले। वो जवाब वो सारे क्रांतिकारियों की तरफ से देता है, कहता है माँ मैं इसलिए नहीं रोया कि मुझे फांसी होने वाली है, मैं अभी और कर सकता, मैं ये रो रहा हूँ कि माँ होगी कि नहीं। Thank you very much to Prachi for that really moving talk, is, and in some ways unearthing of the hidden, the invisible and the unknown stories of what we are referring to since morning, those who are young. As a social science university, this unearthing is even methodologically very important for us, and we, through our different courses and practices, have also been doing it. Before we move to Vice Chancellor Professor Akhir, who is here since 10 a.m., we would like to honor Sri Lakshmikant Gaurji, who is here with us. He is the former director of the Delhi Judicial Academy and a retired officer of Delhi Higher Judicial Service. So we just a very small token of appreciation from Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi, for being here with us today.
साहब अभी हाल में ही अवकाश प्राप्त हुए हैं और बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो कि कुछ पहलू इनके छिपे हुए हैं। Thank you very much, sir. Thank you very much. We move ahead. Ma'am, we'll request you to inaugurate the exhibition Partition Horrors Remembrance Day, which is curated by the IGNCA and the Indian Council for Historical Research. If you could announce the exhibition open, we will do it from here. You're on mute, ma'am. And you need to unmute your mic. Please click on my behalf. Thank you, everyone. The exhibition will be on through the PDF as we will hear the special lecture by Vice Chancellor, Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi, Professor Anu Singh Latia. Ma'am, please. Good afternoon and namaskar सबको. डॉक्टर नितिन मलिक ने कहा कि मैं बीमार हूँ इसलिए आ नहीं पाई. मैम अस्वस्थ मैम बीमार नहीं हुआ, आप अस्वस्थ हो. मैं बीमार नहीं हूँ, अस्वस्थ भी नहीं हूँ. मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए इनकैपेसिटेटेड की मेरी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है. मन से, आत्मा से और हर तरह से मैं देश के साथ जुड़ी हुई हूँ, अपनी संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, आप सबके साथ जुड़ी हुई हूँ. तो मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा आप सबके बीच में ही रही जब ये प्रोग्राम चल रहे थे. डॉक्टर सत्यव्रत त्रिपाठी आज हमारे बीच में मौजूद हैं. बहुत ही खुशी की बात है कि ये वो स्कॉलर हैं जिन्होंने इंडियन हेरिटेज और फ्रीडम मूवमेंट पे इतना काम किया, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उनकी बुक जो चंद्रशेखर आज़ाद पे लिखी उन्होंने एज पार्ट ऑफ आज़ाद का अमृत महोत्सव उन्होंने रिलीज किया है. आई थिंक स्क्रीन बंद कर दें जरा इसका भी. तो डॉक्टर त्रिपाठी, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस अवसर पे जब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी बुक रिलीज की है. हम चाहते हैं कि आपकी पुस्तक जो है वो हम सब पढ़ें और इसे कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं अपनी कंट्री के लिए और अपने बच्चों के लिए. डॉक्टर नितिन मलिक से बातचीत करेंगे. Professor Rukmini Sen, Dean's Directors, Dr. Nitin Malik, faculty colleagues and dear students. आप लोग आज अमृत का महोत्सव मनाने आए हैं, आज़ादी का महोत्सव मनाने आए हैं और ये स्पिरिट पूरे साल भर रही है और इस स्पिरिट से आप सब जुड़े, हम सब जुड़े और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ कि आज़ादी के हीरोज़ ने, आज़ादी के कर्मियों ने हमारे लिए क्या क्या किया और ये 75 वर्ष में हमें याद करने की ज़रूरत है कि हम क्या थे और कहाँ से हम कहाँ पहुँचे हैं और आगे हमें कहाँ जाना है. आज बहुत सारे स्कॉलर्स हमारे बीच में मौजूद हैं और उनसे इंस्पिरेशन भी लेना है क्योंकि उन्होंने हमारे इतिहास को संजोया है, जोड़ा है और हम तक लाया है. तो इस आज़ादी को संजोने में इन स्कॉलर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो बहुत बहुत बधाई उन हिस्टोरियंस को, उन स्कॉलर्स को, इतिहासकारों को, हमारे सिनेमा से जुड़े उन लोगों को और समाज से जुड़े समाज कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत सारा काम है, सच्ची हिस्ट्री को, सच्चे इतिहास को हमारे सामने रखा. और हम आज उस समय पे आए हैं जहां हम बहुत सारी चीज़ों को
प्रश्न करते हैं उसके बारे में जानने और समझने की क्षमता रखने लग गए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा स्कॉलरली वर्ड हमारे पास आया है। As you all know, त्रिपाठी जी भी बता रहे थे कि भारत जो बहुत ही समृद्ध भारत था, हम गुलाम थे, और हमें पता है कि भारत की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। इसके बारे में हर भारतवासी जानता है। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सारी टेरिटरी हमारे पास थी, साउथ एशिया तक हम फैले हुए थे, और ये सब हमारे भारत का इंटीग्रल पार्ट है। हम भारत से हिंदुस्तान बने और हिंदुस्तान से हम इंडिया बने, और इस दौरान बहुत सारा कुछ इतिहास और समय ने बदला। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया भर में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, और वो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो हमारी थी और हमारी ही धरोहर थी। इसके बारे में शायद हमारे आज के जो स्टूडेंट्स हैं, युवा वर्ग है, उनको इतना पता नहीं है, शायद इतना हमने उनको समझाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, क्योंकि पुस्तकों में भी बड़ा पासिंग रेफरेंस में हम बात करते हैं। तो ये जो हम पूरे साल भर अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें ये भी सबको अवसर मिलेगा कि अपने इतिहास को पूरे पुरजोर से एक स्पिरिट के साथ समझें और जानें। आज तक भी जब नेशनल एंथम हम गाते हैं तो हम कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो सिंध का एरिया भी हमारा ही भारत का, जिसको हम इंडिक सोशल आइडेंटिटी कहते हैं, वो इंडिक सोशल आइडेंटिटी के साथ रहा। और हम हमेशा से ही, सदा से ही, अगर प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में, हमारे लिटरेचर में, हमारे काव्यों में कहीं भी आप देखेंगे तो हम कल्चरल नेशनलिज्म वाला देश था। हमने अपनी आइडेंटिटी जो डिराइव की वो हमने अपने संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, उसी से नेशनलिज्म का एक नारा दिया। और हम कोई टेरिटोरियल नेशनलिज्म की बात नहीं करते थे। टेरिटोरियल नेशनलिज्म कभी हमारे स्पिरिट में भी नहीं, इसीलिए शायद हमने बाहर के देशों को कभी कॉन्कर करने की कोशिश नहीं की और हम बड़े पीसफुल नेशन रहे। अलेक्जेंडर जब भारत में आया तो उसने बहुत सारी गाथाएं सुन रखी थी भारत के बारे में, परंतु जब वो यहाँ आया तो he felt amazed by the cultural oneness of the people here. He found that people were very peaceful and people were very friendly. Even to their enemies they were very friendly. नालंदा और तक्षशिला इस बात का सबूत है, and it is a reflection on our society that how cultured, how civilized and how developed we were so many years, centuries back. हमारा बहुत सारा स्कल्पचर, आर्ट, कल्चर फॉर्म जो हमने अलग अलग जगह से लिया, काबुल, पेशावर, मथुरा आर्ट, ये सब हमारे आर्ट और कल्चर का हिस्सा रहे। ये इसी बात का सबूत है कि जब हमारी इंडिक आर्किटेक्चर को हम समझते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं अपने आसपास, वो सबकी सब में अमालगमेशन ऑफ कल्चर मिलेगा, अमालगमेशन ऑफ सिविलाइजेशन आपको मिलेगा। पर इसके साथ साथ एक और बात भी जाननी और समझनी बहुत ज़रूरी है कि धीरे धीरे इस अमालगमेशन में बहुत सारा बदलाव आता चला गया, मनों में मनमुटाव आते चले गए, एंड partition of India and colonial greed, it truncated भारत into India, और उसकी सीमा को बिल्कुल संकुचित करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। आज का दिन था जब हम पार्टीशन के हॉरर्स को याद करने का दिन। डॉक्टर नितिन मलिक ने कहा कि उनके पूर्वज जब आए यहाँ पे तो उन्होंने किस तरह से हॉरर्स और किस तरह से उन्होंने बुरे दिन देखे उसके बारे में बताया। इस तरह की कहानियाँ हमने बहुत लोगों से बाय वर्ड ऑफ माउथ सुनी, और उसका जो आज भी माइग्रेंट पॉपुलेशन के मन में उसका जो साइकी पे जो असर है वो बड़ा डीप रूटेड है, बहुत ही डीप रूटेड है।
और उनकी साइकी में वो बहुत एक खलल मचाता है, एक एंजाइटी क्रिएट करता है, एक सेटलमेंट की फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ बर्दाश्त किया और इतना कुछ अपने समय में देखा। It is so unfortunate that in the land of Buddha and Mahatma Gandhi, we had to see the tyranny of a kind, the communal strife of a kind, which in human history has rarely seen. The first freedom movement which happened in India was called the Sannyasi Nagas, who started the movement. Probably many few people know about them. And this was motivated by the Shankaracharya Mutt, क्योंकि वो सन्यासी थे तो शायद उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं थी, उनके पास इतनी फोर्स नहीं थी, पर पहले जो नेशनल मूवमेंट है उन्होंने शुरुआत की। फिर 1857 की रेवोल्यूशन जो इतनी सिग्निफिकेंट थी उसको हमने पेरिफेरी पे डाल दिया, ब्रिटिशर्स ने पेरिफेरी पे डाल दिया ये, और साथ में हमने अपने हिस्टोरियन ने उसको पेरिफेरी पे डाल दिया। However, people have not forgotten that 1857 became the force to reckon with, and people started getting organized all through the India. अलग अलग भारत के जो एपिसेंटर्स बने जहाँ से हमारी रेवोल्यूशन चली, और बहुत सारे लोगों ने, जिसमें हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, our men, our children, our elderly, everyone participated. But at the same time, we also remember on various occasions, British government did not hesitate in killing either the women or the children, all the elderly who participated, who were revolutionaries in this Indian freedom movement. ह्यूमैनिटी के किसी भी दौर में इतनी अहिंसा शायद ही पाई गई, परंतु इस अहिंसा का वर्णन इतिहासकारों ने शायद इतना जस्टिफाई नहीं किया। आज जब बाहर के देशों में किसी तरह की अहिंसा होती है तो वो वर्ल्ड न्यूज़ बनती है। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया की खबर है, और सब उस खबर से जुड़ना चाहते हैं, सब देश उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपना रोल अदा करना चाहते हैं। परंतु जब भी कुछ हमारे यहाँ हुआ, वो एक मूवमेंट के तौर में दुनिया भर में यही बताया गया कि कल्पना भी नहीं हो सकती थी जिस तरह के एट्रॉसिटीज हमारे लोगों के ऊपर हुई। ऐसा माना जाता है, जब आज इकोनॉमिस्ट ने ये जानने की कोशिश की कि कितनी वेल्थ ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से लेके गए हों, तो एस्टिमेट लगाया है कि 46 ट्रिलियन स्टर्लिंग्स हमारे यहाँ से काइंड और कैश में ब्रिटिशर्स हमारे भारत से बाहर लेकर के गए। हमारे लोग गरीब हो गए, और खासकर जिन्होंने माइग्रेट किया पाकिस्तान से भारत में आए, वो तो पेनीलेस भी हुए, वो गरीब भी हुए, वो भूखमरी से भी उनको भूखमरी का भी सामना करना पड़ा। पर हमने इसको अकाउंट फॉर नहीं किया किसी भी फोरम में, कभी भी अकाउंट फॉर नहीं किया कि ये सब जो लेके गए हैं। आज जब हम IMF से लोन लेते हैं तो वो जो लोन आता है वो कहाँ से आता है? लंदन, जो आज लंदन बना, इतना सुंदर लंदन, वो कभी ऐसा लंदन नहीं था। वो तो इंडिया का साइफंड आउट मनी था, हमारी ही पैसा था, हमारा ही वेल्थ था, जिसकी वजह से वहाँ के शहर, अलग अलग शहर इतने सुंदर और इतने अच्छे बनाए। आज़ाद भारत की कल्पना की उस जर्नी में बहुत सारे लोगों का योगदान, अनसंग हीरो भी बहुत। और जब एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितने लोग मारे गए, तो शायद वो एस्टिमेट 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों पर जाता है कि ब्रिटिश की इस स्ट्रगल में हमारे कितने लोग मारे गए। तो आज का दिन पार्टीशन डे के रूप में हम मना रहे हैं, इस बात को याद करने के लिए कि ये जितना कुछ हॉरर हुए, हमारे पे ज़ातियाँ हुई, उसको हम भुलाएं ना, क्योंकि जो देश अपने हिस्ट्री को भुलाता है
उसका सब कुछ खो जाता है, ये हमें अच्छे से पता है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ड्राफ्ट पेश किया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमें स्वतंत्रता मिली है, पर मुझे बहुत सारी एंग्जाइटी इस बात की है कि क्या हम स्वतंत्रता को मेंटेन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत पहले स्वतंत्र नहीं था, पहले भी स्वतंत्र था, और हम क्या ये इंडिपेंडेंस को हम रिटेन कर, मेरी ये एंग्जाइटी है। और शायद उनकी एंग्जाइटी बिल्कुल सच थी, इसलिए सच थी कि उन्हें लगता था कि जिन कारणों से हम गुलाम हुए वो कारण एग्जिस्ट करते थे उस समाज में तब भी, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स ने जो स्ट्रगल किया, और अभी डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को लोगों ने धोखा दिया और किस तरह से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थी उन सबको पूरी सपोर्ट हर कॉर्नर से नहीं भी मिली। तो वो फैक्टर्स आज भी हैं। तो आज के जो युवा वर्ग है उन सब से यही अपील है कि आप अपने इतिहास को समझें, जानें, और मेरा बहुत बहुत बधाई जो है उन लोगों के लिए जाती है जो फियरलेसली बिना घबराए निडर होकर के इतिहास को ठीक ढंग से पेश करने की एफर्ट लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी दैट यू कैन डिवाइड द टेरिटोरियल बॉर्डर्स बट यू कैन नॉट डिवाइड द शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ द नेशन। यू कैन ट्विस्ट एंड प्रेजेंट द academic history, but you cannot delete the inner history which is imbued in our historic memory as archetypes which shall never be erased and can never be erased. I appeal to all of you to not forget your history and your past and stand with your nation now and forever. सृष्टि और साक्षी जब इन दोनों बच्चियां प्रेजेंटेशन दे रही थी तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई कि बच्चे जो हैं आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से अपने आप को जोड़ रहे हैं अपने इतिहास के साथ। इस तरह से अगर हम अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी, अपने एकेडमिक कोर्सेज में भी इस तरह के कोर्सेज डिज़ाइन करें जहाँ पे कुछ कंपल्सरी कोर्सेज हम अपने बैचलर स्टूडेंट्स को दें ताकि उन्हें अपने इतिहास से जोड़ने का मौका लगे और इतिहास से वो जुड़ पाएँ। तो देशभक्ति करिकुलम के लिए बहुत सारी बातचीत देश में होती है और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत एफर्ट लगाया है, स्कूलों में ये इंट्रोड्यूस भी किया है। तो मेरे ख्याल इस तरह का देशभक्ति करिकुलम हम भी सोचते हैं कि एडीपी के माध्यम से अगर हम अपने बच्चों को तक पहुंचा पाएँ तो ये बहुत ही एक फर्स्ट स्टेप होगा जहां बच्चे नेशनलिज्म की तरफ जाएंगे। आनंद वर्धन ने किताब लिखी है अनसंग हीरोज ऑफ दिल्ली, तो वो बुक हम रिलीज़ करना चाहते थे 15 अगस्त पे, किसी कारणवश हम कल नहीं कर पा रहे हैं, पर जल्द ही हम इसका एक फंक्शन करेंगे और इस बुक को रिलीज़ करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और जो इनवाइटेड गेस्ट आज आए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो Thank you very much, ma'am, for your words of encouragement and support as always, and also reminding us very importantly of the compositeness and the plurality of our cultures and how important memory is for history. Thank you very much for those words. We'll move over to the formal vote of thanks for this occasion today. Before we do the vote of thanks, we need to run the curation, the exhibition, which is the curated exhibition by the Indian Council for Historical Research and the IGNCA. It's a longish PDF. We'll run it and we'll also share the PDF with all of you so that you have the time to look at it more closely and read it more closely.
We actually tried to convert the PDF into PPT, but it was not possible. So it's a little difficult to read a PDF, but let's just run it in a few minutes before we move to the last bit of our program today. We will share this, put this up on the website as well, for not just for us, but for many others to also have this knowledge. There's a very interesting use that this exhibition has done of various kinds of documents, newspapers, prints. So that's also something that that even methodologically we can learn. We move to the formal vote of thanks, and we invite Professor Satyaketu Sankrit, who of course holds many hats in this university. He's the proctor, he's the Dean School of Letters, but he's here as primarily the nodal officer, Azadi Ka Amrit Mahotsav. Nodal officer, Azadi Ka Amrit Mahotsav. आदरणीय कुलपति प्रोफेसर तारक सिंह लाठर जी, कुल सचिव डॉक्टर नितिन मलिक जी, हमारे आज के अतिथि डॉक्टर सत्यव्रत त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित सभी संकाय अध्यक्ष, विशेषकर प्रोफेसर रुक्मिणी, जिन्होंने एक बहुत सुंदर और बहुत सफल आयोजन को करवाया है यहाँ पर। मेरा काम लोगों को धन्यवाद देना है। मैं एक साथ सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद विशेष रूप से अपने मुख्य अतिथि सत्यव्रत जी को भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने उन अज्ञेय नायकों के बारे में हमें कुछ बताने की कोशिश की, और आनंदवर्धन जी को, जिन्होंने अज्ञेय नायकों को लेकर दिनकर और तमाम तरह के लोगों को हमारे सामने रखने की कोशिश की। इसी में एक अज्ञेय बात और मुझे मालूम हुई आनंदवर्धन के बारे में, कि आनंदवर्धन बहुत अच्छा डिबेट बोला करते थे, और उनके सामने जो पढ़ता था शायद उसकी खिड़कियां बन जाती थी। ये अच्छा हुआ कि हम और आनंदवर्धन कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए, वरना हम में से एक का भ्रम हो चुका। मित्रों, मैं आज इस धन्यवाद ज्ञापन में विशेष रूप से उन नीति निर्धारकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक ऐसी विभीषिका पर बात करने का हमें मौका दिया है जिसको कि शायद हम भूल चुके। और ये भी एक अद्भुत बात है, इस सोच की तारीफ करता हूं कि ठीक आजादी के अमृत महोत्सव के पहले उस विभीषिका को याद करना, उस दंश को याद करना, और अपनी राजनीतिक गलती को, राजनीतिक भूलों को विचार करना। जो लोग देश का बंटवारा हुआ था, वो केवल भूभाग का बंटवारा नहीं हुआ था, वो दिलों का बंटवारा हुआ। दिल टूटे थे, लोगों की संपत्तियां लूटी गई थी, लोगों की हत्याएं की गई थी। जिस देश में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस देश के शहंशाह से एक भूल हुई है। उस समय के शहंशाहों से, उस समय के राजनीतिज्ञों से एक भूल हुई थी। उस भूल को अब करने का मौका मिला है। उस भूल को हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, और सबके साथ और सबके विकास के साथ अपने आजादी का अमृत महोत्सव को बनाने की बात करते हैं। बचपन में मैं सुना करता था, एक बड़ा एडवर्टीजमेंट था, क्विक फिक्स का एडवर्टीजमेंट आता था, इट जॉइंस एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रोकन हार्ट। नाउ द टाइम हैज कम टू प्रिपेयर समथिंग, ऑफ कोर्स नॉट क्विक फिक्स, बट वह संस्कृति, वह साझी संस्कृति जो इन टूटे हुए दिलों को जोड़कर एक नए भारत का निर्माण करने में हमें आगे बढ़ाए। हालांकि हमेशा, जैसा रहीम ने कहा है, रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ कर जाए।
वह गांठ दोबारा न बने, उस तरह की परिस्थितियां दोबारा न बने, इसी भावना के साथ सबको साथ लेकर चलने की, सबकी विकास करने की और एक साथ चलकर उस साझी संस्कृति के रूप में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की ओर कल हम अग्रसर होंगे। वहां पर हम सब एक बार उपस्थित होंगे। आप सब यहाँ आए, इस आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपकी उपस्थिति में वह गरिमा प्रदान कर दी इस कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम अभी पराकाष्ठा पर पहुंचकर आज समाप्त हो रहा है। कल फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। We all stand up for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you very much. Thank you very much, everybody here. Professor Sankat has, of course, thanked all of us. I would just like to definitely, and from our heart, from the school, definitely thank Registrar. Madam is. I'm sorry, I didn't realize that she's still here. Thank you very much, ma'am, for being here the entire time. We know how your schedule is. We know that there is, some unease. Clearly, you're not in ill health, or neither are you sick. But thank you very much for being here with us since 10 o'clock in the morning. It's always my pleasure to be with all of you. And Rukmini, thank you so much for all the work you've done. I need to come and Yes, we need to thank Professor Rukmini and her team. We really need to give a big applause to Professor Rukmini, entire faculty and the students of SHR. सबसे ज्यादा धन्यवाद की हकदार है। And thank you very much, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. We at SHRM, we are waiting to have you here. tomorrow. And thank you everybody for being here. We hope that you will come back to SHRM Community University.